अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जब एक हिंदू बोलता है तो उसका एक अलग मायने होता है। जब वो समझेगा कि हर मुसलमान जब आपसे हाथ मिलाता है तो आपकी दुआ करता है कि भगवान आपको शांति दे, भगवान आपको बरकत दे, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो जो कौम इस तरह की भावना रखता है कि हर बार आपसे जब मुलाकात होती है तो आपकी दुआ करता है, उसको आप कहते हैं कि भाई ये जो है इस कौम में जो है तरह तरह की बातें की जाती हैं, इस कौम को बदनाम किया जाता है कि ये कौम जो है जहर भरा जाता है राजनीति रोटी सेकने के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक हिंदू के बेटा को इस जहर को हटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए मुझे आगे बढ़ाया है, मौका दिया है। और हर हिंदू परिवार का, हर क्षत्रिय, हर राजपूत का, मेरे परिवार का सदस्य उनके इस जो उन्होंने एक फैसला लिया उसका स्वागत जो है, उन्होंने एक कदम अगर आगे बढ़ाया है तो पूरा हिंदू परिवार 10 कदम आगे बढ़ के उनके फैसले को कबूल कर रहा है और उनको इंशाअल्लाह कामयाब करके। और हम लोगों ने जो कसम खाया है, जो एक प्रण लिया है कि हम लोग जाति धर्म में नहीं बटेंगे, हम लोग अपनी ताकत को इस बार समझेंगे। और यहाँ के सियासत करने वाले और जो कहते हैं कि हम चिंता करते हैं मुसलमान भाइयों की, उस पार्टी को सबक सिखाएंगे। आप दरी बिछाने वाले के रूप में जाने जाते हैं। इस बार जो है जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का फिजा बनता चला जा रहा है, और आरजेडी वालों को लगता था कि भाई कहां जाएंगे ये एनडीए, उसको भाजपा को तो वोट देंगे नहीं, तो आरजेडी के अलावा कहां जाएंगे। लेकिन इस बार एक क्रांतिकारी फैसला ओवैसी साहब ने लिया। किशनगंज के बाहर वो नहीं निकलना चाहते थे। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे तमाम जो भाई बॉम्बे में काम करते हैं, जो बैग की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, गुजरात में कपड़ों की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। उन्होंने इतना दबाव बनाया कि भाई इस बार चंपारण और शिवहर में आप लोग अपने उम्मीदवार को अगर नहीं उतारेंगे तो हम लोग संगठन से, हम लोग का जो है विश्वास कमजोर हो जाएगा कि संगठन लड़ क्यों नहीं रही। तो तमाम वैसे भाई जो बॉम्बे में, गुजरात में पलायन करके जो पूरे देश का जो बैग बनता है, मुझे लगता है कि शिवहर संसदीय क्षेत्र 50% उस बैग का जो है कारीगरी कर करके वो बैग बनाता है। तो इतना काबिलियत हमारे लोगों में है, लेकिन फैक्ट्रियां हैं बॉम्बे में, गुजरात में। तो कैसे वो यहाँ पे आए और हम लोग यहाँ पर इस तरह का रोजगार पैदा करें कि हमारे लोग यहीं रह करके ईद बकरीद में छुट्टी लेकर के आने की जरूरत ना पड़े, यहीं हम लोग अपने परिवार के साथ मनाएं। मेरे कुछ सवाल हैं केवल, जब कोई उम्मीदवार आपके पास भटकते भटकते आ जाए, अच्छा आरजेडी के उम्मीदवार क्यों आ रहे हैं इस बार? क्योंकि एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा है, वरना तो 8 करोड़ रुपए दे करके तो आ गए ना पहले से, आपके वोट का सौदा तो हो चुका। अगर आज अकलियत आरजेडी के गाड़ी से हट जाए, इंजन जो है उस गाड़ी का अकलियत है, तो आरजेडी के टिकट पाने के लिए कोई 8 रुपया भी नहीं देगा। 8 करोड़ रुपया कोई अगर दे के आया है तो ये मान करके आया कि अकलियत कहां जाएगी, मुझे ही वोट करेगी। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार आसाम के भाइयों का भी जो है बहुत बहुत मुझे मदद मिला, सहयोग मिला, ताकि मैं इस टिकट और सिंबल को मैं पाया। तमाम ऐसे भाई जो बाहर काम करते हैं, जो भी बाहर निकला है इसको समझता है ओवैसी साहब को कद्र क्यों करता है, नौजवान भाई क्यों कद्र करता है, क्योंकि मोबाइल में देखता है कि कौन लड़ रहा है मोदी से। हरा गमछा, हरा टोपी पहन लेने से आप अकलियत के नेता नहीं बन जाते, अकलियत की चिंता करने वाले नहीं बन जाते। मैं 3 साल से मेहनत कर रहा था, जन सुराज से जुड़ा हुआ था। मैं आज तक किसी पार्टी का हिस्सा नहीं रहा। भाई के नाते भाई को मैं चुनाव में मदद किया करता था, नौकरी करता था दिल्ली में, लेकिन चुनाव के समय आकर के भाई को भाई के नाते मदद करता था। लेकिन कहीं ना कहीं कई जगह हम लोग गए, ये महसूस हुआ कि पिताजी का जो बनाया हुआ बगीचा था उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है छूटने लगा था, क्योंकि हमारे भाई साहब ऐसी पार्टी में चले गए, उस पार्टी का कुछ अपना सिद्धांत, अपना तरीका है। मैंने कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बुजुर्गों से जिनको मैं बचपन में देखा करता था, कभी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोग अब उस दरवाजे थोड़ा कम जाते हैं, वहां हम लोग को उस तरह का मान सम्मान नहीं मिलता है। हमारे साथ बैठे हुए हमारे वाजुल भाई बैठे हैं, जावेद भाई बैठे हैं, कासिम भाई तो खैर हमारे परिवार के सदस्य की तरह रहे, शुरू में हमेशा रहे, शुरू से अंत तक। तो उन लोगों की तकलीफ का एहसास मुझे हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, एक पुत्र का जो है धर्म होता है कि अपने पिता के संपत्ति को अगर बढ़ा ना सके तो कम से कम बचा के तो रखे।
तो मेरे पिताजी का कर्ज है अकलियत का, चूंकि यहाँ पे आरजेडी के टिकट पे आते भी थे तो यहाँ MY कॉम्बिनेशन नहीं था, यहाँ MR कॉम्बिनेशन था, यहाँ मुस्लिम और राजपूत का कॉम्बिनेशन हुआ करता था, क्योंकि यादव कैंडिडेट शिवजी राय जी हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पे MR चलता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, वो पिताजी का जो बनाया हुआ जो एक बगीचा था उसका जो आधा हिस्सा खत्म हो रहा है उसको बचाना मेरा एक पुत्र के नाते एक फर्ज है। तो किसी न किसी सेकुलर पार्टी से, किसी न किसी ऐसी पार्टी से मैं आऊं जिससे मैं उनसे जुड़ सकूं, उनके लिए काम कर सकूं, ताकि मेरे पिताजी जहां भी बैठे हों उनको देख करके तसल्ली हो कि चलो मेरा एक बेटा है जो मेरे पूरे परिवार को ले चलने का प्रयास कर रहा है। तो हम लोग के अंदर वही समाजवादी विचारधारा का खून है, वही सीताराम बाबू का खून रगों में दौड़ता है और वही सीताराम बाबू का दौर हम लोग लौटाना चाहते हैं। मधुबन का जो है गौरव था, हम यहाँ के सांसद हुआ करते थे हमारे पिताजी, उसके बाद किसी न किसी बाहरी को टिकट मिला, ऐसी परिस्थितियां बनी कि कोई आता है बाहर का, चुनाव जीत करके फिर चला जाता है। तो कोई आरजेडी वाला अगर भटकते भटकते आपके पास आ भी जाए तो उनसे कुछ सवाल पूछिएगा। एक सवाल ये पूछिएगा कि आप आरजेडी की कैंडिडेट हैं, आप कहती हैं कि आप मोदी के खिलाफ लड़िएगा, आप अभी मोदी के खिलाफ कुछ बोल क्यों नहीं रही? चुनाव प्रचार में उनकी नीतियों के बारे में कुछ बोलने का हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही? CA NRC के बारे में बोलने की हिम्मत है क्या आपको? नहीं है, क्योंकि उनको वोट चाहिए खास करके वैसे समाज का जो RSS का कट्टर समर्थक है, जो RSS का जो है मेन मैनेजर है। तो जिसको टिकट मिला है, जिस जाति के लोगों को टिकट मिला, सारे मैनेजर जो है वही जो रमा देवी के मैनेजर थे वही लोग आज उनके मैनेजर बन गए और उनको उसी जाति का वोट चाहिए, इसलिए मोदी के खिलाफ वो नहीं बोल सकती। तो जो आज नहीं बोल सकती हैं मोदी के खिलाफ, जिससे लड़ना है आपको, जिसके अगेंस्ट आप वोट करते हैं, तो क्या बाद में लड़ेगी? तो क्या सदन में जाके लड़ेगी? हम लोग सीना ठोक करके, आप लोगों ने देखा होगा 45। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।